पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, आपके चहीते कार्यक्रम की एक और पैसा वसूल कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे एक ऐसे बेटे से जिसने अपने माँ बाप की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। ईपीएफओ इस वर्ष ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रूट से 6,000 करोड़ से 7,500 करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी बाजार में करेगा। साथ ही सरकार 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन भी जारी करेगी, जिससे 19 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलना तय है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पीओएस मशीन से 2,000 रुपए तक की खरीदारी बिना पिन नंबर डाले की जा सकती है। रिजर्व बैंक के अनुसार बिना पिन के खरीदारी केवल कॉन्टैक्टलेस कार्ड पर ही मिलेगी, जबकि सामान्य कार्ड पर खरीदारी के समय पहले की तरह पिन नंबर डालना अनिवार्य होगा। सूखा मौसम और बेमौसम बारिश के कारण चालू कृषि वर्ष में अनाज की कुल उपज में लगभग 1.5 करोड़ टन की कमी का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक चावल के उत्पाद में 41 लाख टन की कमी आई है, वहीं गेहूं की उपज में 50 लाख टन की गिरावट आएगी। आज के जमाने में जहां बच्चे एक और अपने माँ बाप को बोझ समझ वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर राजेश जैसे नौजवान भी हैं जो मेहनत से नौकरी कर अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह राजेश आज भी अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उन्हीं की ज़बानी हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। आजकल के युग में जहां बच्चे अपने परिवार और माँ बाप का ख्याल रखना तो दूर, पानी भी नहीं पूछते हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसे शख्स हैं राजेश भुजानी, जो कलयुग के श्रवण के नाम से जाने जाते हैं। अपने व्यवसाय में हुए घाटे के कारण राजेश के पिता को कर्जा हो गया था, इसलिए अपने पिता की आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए राजेश ने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी शुरू की। जैसे मैं 10th पास हुआ, 10th पास होने के बाद मैं थोड़ा सा गैप दे दिया, थोड़ा सा 1 ईयर या 1.5 साल का कुछ तो मैंने गैप दिया। फिर उसके बाद मैंने वापस से कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करते करते मेरे डैड ने एक ऑफ़िस में लगाया, फिर से नॉर्मल ऑफिस था दादर में। तो वहाँ पे मैं ऑफिस असिस्टेंट का काम करने लगा। तो फिर उन्होंने एक आर्किटेक्ट के पास उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र किया। आर्किटेक्ट के पास ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मैं वो आर्किटेक्ट का काम मैं करने लगा। आर्किटेक्ट का काम करने लगा तो फिर उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने भी फिर वहाँ से मेरी सैलरी ग्रोथ कर दी। फिर उसके बाद में वापस से वही प्रॉब्लम्स थोड़ा सा हो गया घर में, थोड़ा सा कर्जा वर्जा लिए थे डैड ने कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो वो फिर मैं अपने डैड और हम लोग मिल के वो कर्जा पूरा फिल कर दिया। डैड काम करते थे लेकिन उतनी सैलरी नहीं थी जितना होना चाहिए। मेरे डैड काम करते थे लेकिन सैलरी उतनी नहीं थी, तो इसकी वजह से मेरे को भी काम करना पड़ता था। और फिर बाद में क्या है कि मेरे डैड ने एक लोन वगैरह लिया था, तो उसको भी हमको फिल करना है। तो वही मैं अपना काम करता था, घर चलता था, और फिर मेरे डैड जो है वो उससे उनका लोन चुकता होता गया। चूंकि उनके पिता के ऊपर कर्जे का बोझ था, इसलिए राजेश अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाते थे। ऐसे मेहनत करके उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म कर ली। 12th में मैंने काम किया एक दूसरी जगह, तो वो एक शिपिंग कंपनी थी। तो शिपिंग कंपनी वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि वो थोड़ा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। वो काम करके फिर मैं 12th का पढ़ाई में नहीं कर सकता था, तो फिर वो काम मैंने 5 मंथ में मैंने छोड़ दिया था। 5 मंथ छोड़ने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो मैंने पैसा जो अपना लिया था वो पैसा मेरे को आ गया। फिर वो पैसे से मैं अपना पढ़ाई मैंने स्टार्ट किया। फिर क्या हो गया, फिर जैसे मैं 13th में आया, 13th में आने के बाद वापस से मैंने दूसरा एक काम ज्वाइन किया पार्ट टाइम जॉब में। ऐसा करते करते मैंने अपना पूरा जो पढ़ाई है वो कंप्लीट किया।
राजेश के पिता का कर्ज कम होने ही लगा था, तभी अचानक एक दिन राजेश की मां को दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद उनको हड्डी में हुई बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इतनी कम उम्र में राजेश के ऊपर मानो कहर ही टूट पड़ा। एक तरफ मम्मी अस्पताल में और दूसरी ओर घर संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उनको पैसे की काफी तंगी आई। कई ट्रस्ट में भी उन्होंने हाथ फैलाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में उनको इस अग्नि को खुद ही बुझाना पड़ा। मेरे लिए उतना वो मैनेज करना एकदम, मतलब मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जैसे खाली हाथ जैसा है वैसा ही था। तो मैंने अपने डैड को फ़ोन किया। जब मेरे डैड हॉस्पिटल में थे, एक जगह काम कर रहे थे टेम्पररी में, मैंने डैड को फ़ोन किया। मेरे डैड आए वहाँ पे, तो सब कुछ उन्होंने पूरा डिटेल्स निकाला। मेरे डैड ने बोला अच्छा ठीक है। तो मेरे डैड ने जैसे 20,000 का उन्होंने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर दिया ऑन द स्पॉट। बहुत जगह ट्रस्ट में घुमा, लेकिन कुछ इतना रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला ट्रस्ट के ज़रिए से। मेरे को कोई बोलता था कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं, कोई बोलता था कि बाद में आओ, कल आओ। तो मैंने उधार वगैरह तो ले लिया था, अभी और तो कोई मेरे पास था ही नहीं उधार के लिए देने के लिए। फिर जैसा भी वैसा मैंने डॉक्टर को बोला जो भी है तुम ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, मैं मैनेज करता हूँ। ऐसे मुश्किल दौर में राजेश के किसी रिश्तेदार ने उनका साथ नहीं दिया। इस समय में उनके दोस्त ही थे जिन्होंने उनका साथ दिया। मम्मी का स्वास्थ्य ठीक होने ही लगा था, तभी उनके पापा को भी अस्पताल में काम करते करते टीबी का रोग लग गया। हॉस्पिटल से काम, फिर काम से घर, फिर घर से हॉस्पिटल, यही मेरा डेली रूटीन हो गया। तो जो भी है घर से जो भी मैनेज होता था, खाना पीना वगैरह वो कर लेता था। और लेकिन डैड के लिए तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं डैड के लिए एक अरेंजमेंट मैंने कर दिया था कि आपको यहाँ से आपको मतलब जो भी लंच वगैरह मैंने करवा दिया था। मतलब नीचे जाके आप वहाँ से खाना वाना खा सकते हैं। मेरी मम्मी को तो डिस्चार्ज करके मैं घर पे लेके आया, लेकिन मेरे को डैड को उधर हॉस्पिटल में लेके जाना था। तो वो भी फिर करना, फिर वापस से मैं वही मतलब सराउंड में वापस में फंस गया। मतलब वापस से मैं घर पे आता था, जॉब से घर पे, मतलब नाइट जॉब करता था, फिर सुबह में घर पे आता था। मेरे डैड को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, जो भी दवा गोली जो भी प्रोवाइड होता था वो लेके फिर वापस घर पे लेके आना। फिर उसके बाद जो भी घर का जो भी खाना वगैरह जो है वो मेरे को ही करना पड़ता लास्ट में। माता पिता के अस्पताल और दवाई पानी का खर्च लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो गया था। तभी राजेश को अपने दोस्तों से कर्ज लेना पड़ा। आज धीरे धीरे उनका कर्ज कम हो गया है। आज के युग में राजेश जैसा बेटा पाके उनके माँ बाप धन्य हो गए हैं। इस युग के अंदर देखेंगा तो बराबर वो पूरा घर को कंट्रोल करता है, व्यवस्थित रीत से रहता है, और भी उसमें बहुत से अच्छी खामियां हैं। क्या है कि आज का युग का हिसाब से लड़के लोग मॉडर्न युग के अंदर निकल जाते हैं। वो मॉडर्न युग से वो एकदम अलग है। उससे एक ही भावना है कि हमारा घर, हमारा माता पिता। अगर माँ को कोई तकलीफ़ नहीं हो जाए या पापा को कोई तकलीफ़ नहीं हो जाए, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है आज के युग के हिसाब। मगर उसकी ममता, उसका जीवन जो कुछ है, ये सिर्फ उसी के ऊपर है। मेरा बच्चा जो कर रहा है ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा आजकल के ज़माने में। तो इतना मेरा बच्चा ने मेरे लिए इतना तकलीफ़ निकाला, इतना हॉस्पिटल किया, इतना पैसा खर्चा किया, दौड़ा दौड़ी, उसका सब कुछ उसने किया। उनका दोस्त लोग को भी सपोर्ट दिया, दोस्त लोग भी सपोर्ट दिया उनका। आज राजेश की माँ और पापा को एक ही चिंता सताती है, वो है उनकी शादी। अब बस उनको अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू की तलाश है। हम लोग देख भी रहा है, मगर वो भी देख रहा है, मगर उसके अंदर से वो खामी देख रहा है कि हमारे माँ बाप को कम से कम देखता है। लड़की देखता है, कोई भी कास्ट का मिल जाएगा तो मैं करवा देगा। फिर मैं कुछ भी होएगा तो मैं अपना मतलब मर भी जाएगा तो भी हमारा आत्मा को शांति रहेगा कि बाबा हाँ चलो मेरा बच्चे का घर तो बच गया। चूंकि राजेश के पिता अभी काम पर नहीं जा सकते, तो अभी घर में राजेश की कमाई ही एकमात्र जरिया है। उनके महीने की आमदनी करीबन 10,000 रुपए है, जिसमें से वो 1,000 रुपए बैंक में जमा करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई खास जमा पूंजी नहीं है। अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं राजेश की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। राजेश जी, मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगी कि जैसे आपके पेरेंट्स की इल हेल्थ के लिए आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी,
और अभी वो इंश्योरेंस हमें उनके नहीं दे सकते, मेडिकल इंश्योरेंस, बिकॉज़ दोनों को मेडिकल प्रॉब्लम्स है। इसीलिए मैं आपको यह राय दूंगी कि आपको हेल्थ कवर लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको एटलीस्ट 2 लाख के लिए मेडिकल पॉलिसी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आपको कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस आपकी सहायता करेंगी। दूसरी बात यह है कि आपको एक टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस लेना भी काफ़ी ज़रूरी है 10 लाख रुपया की सम एश्योर्ड के लिए, बिकॉज़ आपकी डिपेंडेंस है आपके फैमिली और आपके एजड पेरेंट्स। थर्ड चीज़ है कि आपकी जो बचत है 1000 रुपया महीना, और आपको सालाना कभी कभी टॉप अप इनकम मिलती है बिकॉज़ आप एक्स्ट्रा काम करते हो। इसको आपको 2-3 चॉइसेस है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक तो आप बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हो, दूसरी चॉइस है कि आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हो, और थर्ड चॉइस जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप एक बैलेंस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आपकी टर्म या टेन्योर 5 साल के ऊपर होगी तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट या कैपिटल अप्रिसिएशन की जो प्रोबेबिलिटी है आपको बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस स्कीम। और आपकी टर्म ज़्यादा लंबी हो या आपको लगे कि नहीं मैं एटलीस्ट 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहूँगा और इसके ज़रिए एक वेल्थ क्रिएशन करना चाहूँगा, तो फिर आप फोर्थ चॉइस ले सकते हैं एक 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो लार्ज कैप और डाइवर्सिफाइड सेक्टर में हो। इससे आपको काफ़ी आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और हायर है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी टेन्योर एटलीस्ट 5 इयर्स एंड अपवर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी मिलेंगी जिसमें आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन भी होंगी और डिप्रिसिएशन भी होंगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप आपकी टेन्योर या टर्म लंबी रखें और एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली आपके इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करेगा इसी फंड में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है या बैलेंस म्यूचुअल फंड है। आप यही आपकी गुड सिलेक्शन या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगी। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। शो में वक्त है पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज हम आपको बताएंगे लैंड लोन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप बने रहिए हमारे साथ। India's most trusted exchange. BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange. BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कई दफ़ा हम गृह कर्ज यानी कि हाउस लोन और भूमि ऋण यानी कि
लैंड लोन को एक जैसा मानते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। ये दोनों ऋण जुदा हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं भूमि ऋण के बारे में, हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। भूमि ऋण यानी लैंड लोन सभी भारतीय निवेशकों के लिए बैंकों द्वारा उपलब्ध है, पर इसके लिए आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे ज्यादा होना जरूरी है। हालांकि आजकल तो बैंक्स अप्रवासी यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए भी लैंड लोन उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन ये ऋण लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। जो प्लॉट आप खरीदना चाहते हो वो रिहायशी, औद्योगिक या वाणिज्यिक इलाके में रखा गया है, ये जरूर ध्यान दें। कोई प्लॉट नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर या सीमा के अंतर्गत तो नहीं आता? अगर हाँ, तो फिर आपके ऋण का आवेदन बैंक अस्वीकार भी कर सकता है। आपको कितना ऋण मिलेगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन से शहर में ऋण लेना चाहते हैं। बड़े और छोटे शहर के लिए ऋण की दर और सीमा अलग अलग होती है। बड़ा शहर है तो बड़े शहरों में अराउंड 70 to 75% तक का ही लोन मिल सकता है। जो भी प्लॉट की कॉस्ट है उसके 70 से 75% तक का लोन मिल जाता है। और अगर वो शहर छोटा है तो केवल 50 से 65% तक का ही लोन आसानी से मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप प्लॉट पर लोन लेना चाहते हैं या प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको अराउंड 25 से 50% तक का डाउन पेमेंट आपको अपने किस्से से करना पड़ता है। ऋण लेने से पहले आपको जरूरी कागजात, मसलन आपका पहचान पत्र, निवास स्थान का कागजी सबूत और आय का सबूत भी देना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा प्लॉट से संबंधित कागजात भी पेश करना अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहला तो है कि म्यूटेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम फेरफार भी कहते हैं, तो ये एक सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो आपका बिक्री खत होगा, जो सेल डीड आप बनाएंगे, वो सेल डीड। इसके अलावा जो आपको प्लॉट बेच रहा है या जिससे आप खरीद रहे हैं, वो जो आपका बेचने वाला इंसान है, उसका टाइटल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टैक्स पेमेंट का जितना भी रिसीट्स हैं या प्रॉपर्टी का जो लेआउट है, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये प्रॉपर तरीके से जमा करके वो बैंक को देने होंगे। और उसके बाद बैंक उस सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक करके उसके बाद आपको लोन जो है वो सैंक्शन कर सकती है। अगर आप कोई प्लॉट खरीदने के लिए ऋण ले रहे हैं तो आयकर में आपको कोई राहत नहीं मिलती है, लेकिन आपका अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जैसे आपने अगर प्लॉट लेने के बाद उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में जमा हुआ इंटरेस्ट है वो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद अगले 5 सालों में उसका डिडक्शन उस इंटरेस्ट का आप ले सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपको प्लॉट लोन के लिए कोई भी राहत इनकम टैक्स में नहीं मिलती है। प्लॉट ऋण का ब्याज दर गृह ऋण से ज्यादा होता है, चूंकि कर्ज के पूर्व भुगतान की अवधि अमूमन गृह ऋण से कम होती है। अगर उस प्लॉट पर आपने निश्चित अवधि में निर्माण कार्य चालू नहीं कराया है तो बैंक आपसे 1 से 2% अतिरिक्त ब्याज दर वसूल कर सकती है। जानकारों का मानना है कि प्लॉट लोन लेने से पहले उस प्लॉट के जरूरी कागजात अच्छे से जांच लें और ऋण लेने के बाद जल्द ही उस पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दें। और निर्माण कार्य खत्म होने के बाद बैंक वालों को निर्माण पूर्ण होने के कागजात या फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा करवाना न भूलें। कई बार बाढ़, भूकंप या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हमारा और हमारे घर समेत कीमती सामान का भारी नुकसान हुआ करता है। अब हम प्राकृतिक आपदाओं को तो रोक नहीं सकते, लेकिन इन आपदाओं का हमारे आर्थिक हालात और परिवार पर कम प्रभाव पड़े ये तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं अगर सही कवर लिया जाए तो। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट गजेंद्र कोठारी। चाहे भूकंप ले लें, चाहे बाढ़ ले लें, चाहे और कोई नेचुरल एक्ट्स ले लें, ये किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी घटना हो सकती है। तो इनको हम एटलीस्ट प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं इनसे?
3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जान, जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ है लाइफ, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हम लोग अपने फैमिली में सबसे बड़े एसेट हैं। अगर हम हैं तो हमारी फैमिली हम पे डिपेंडेंट है और उनका गुजारा उस पर चलता है। कल को हमें इस ऐसी घटना में कुछ होता है तो फैमिली को लाइफ लॉन्ग के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है और उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपकी जान बहुत कीमती है और उसको आपको इंश्योर करना चाहिए। उसके लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे सही व्हीकल है। अगर आप अपना टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, सपोज़ 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और 30 साल का अगर व्यक्ति इसको लेता है तो उसकी प्रीमियम लगभग 15,000 रुपये पर एनम होती है। और अगर ऐसी कोई घटना होती है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया उनको मिल जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, हर परिवार को लेनी चाहिए उन व्यक्तियों के नाम पे जिनके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है। और ये ज़रूर पढ़ें आप टर्म इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में कि वो सारे एक्ट ऑफ गॉड लाइक अर्थक्वेक हो गए या बाढ़ हो गई, वो सारे कवर करते हैं। सेकंड जो चीज़ है वो मैं सलाह देना चाहता हूँ वो है हेल्थ इंश्योरेंस पे। हमने देखा काफ़ी केसेस में घरों में काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं और इलाज का ख़र्चा काफ़ी इसमें बढ़ जाता है। कई बार महीने भर तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और उस वक्त आपके बाकी एसेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आपके पास एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए जो आपकी ये मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। तो अगर आप 10 या 15 लाख रुपए का एनुअल कवर लेते हैं पूरी फैमिली को सिक्योर करने में, तो उस वक्त आपको ये पैसा बहुत काम आएगा और आपको आपके पॉकेट से ये पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम अस, हमारे अलावा हमारे घर सबसे बड़ा हमारा एसेट है। और ख़ासकर ये जो इवेंट होते हैं फायर या अर्थक्वेक, उसमें घर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उसको रीबिल्ड करना एक बहुत बड़ा अपने आप में कॉस्ट वाला एक इशू होता है। तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ होम इंश्योरेंस ऑफ़र करती है जो बहुत ही मस्ट है। जिनके भी घर हैं अपने खुद के, उनको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए और ये काफ़ी सस्ता इंश्योरेंस कवर है। अगर मैं एक 1500 स्क्वायर फीट की घर की बात करूं और अगर आप उसको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो पर साल आपको लगभग सिर्फ 2,000 रुपये का खर्चा है, जिसमें आपका पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर में इंश्योरेंस मिलती है। आपकी होम वैल्यू पे नहीं मिलती है इंश्योरेंस, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलती है। और एक और बहुत अच्छी बात है कि ये सालाना नहीं करके आप अगर चाहें तो 10 साल या 15 साल के लिए भी कवर कर सकते हैं। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो हर साल आपको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आप जब 10 साल का कवर लेते हैं तो आपको 15-20% डिस्काउंट भी मिलता है। यहाँ तक कि आपको 50% तक डिस्काउंट मिलता है अगर आप 15 साल या 20 साल का कवर लेते हैं तो। शो में वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा दूसरा सेगमेंट आए, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे उद्यमी से जिन्होंने माया नगरी मुंबई में अपना खून पसीना एक कर हजारों घर रोशन किए और लाखों सरों को छत दी। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल।
वो कहते हैं ना कि अगर कुछ सच्चे दिल से चाहो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। इस बात का जीता जागता उदाहरण है हमारे इस हफ्ते के उद्यमी, जिन्होंने तमाम मुश्किलातों का सामना करते हुए स्थानीय लोगों के दिलों में एक अलग स्थान बना लिया है। आइए जानते हैं मोहम्मद एहसान की इस अप्रत्याशित सफलता की कहानी हमारे संवाददाता गरिमा दास की ज़बान। इस हफ्ते जिस एंटरप्रेन्योर से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनकी जिंदगी का फलसफा बस यही रहा है, जहां चाह वहां राह। सच्चे दिल से अपनी चाहत को हकीकत का अमली जामा कैसे पहनाया जाता है, इसके जीते जागते उदाहरण है हमारे आज के उद्यमी, जिसने जिंदगी में बेशुमार मुश्किलों का डटकर सामना बड़े साहस के साथ कर अपना एक अलग मकाम हासिल किया। भारत के छोटे से शहर रांची के मूल निवासी मोहम्मद एहसान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका शुमार मुंबई के गिने चुने बिल्डरों में से होगा, जो अपने काम से लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना चुका है। रांची से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर एहसान मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आ गए, पर यहाँ भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अंग्रेजी की अधिक जानकारी न होने के कारण उनको अच्छी जगह काम मिलने में कठिनाई आने लगी। मजबूरन एक छोटे से होटल में वेटर का काम करने लगे। वहाँ से मिलने वाली तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल होता था। ये देख उन्होंने दिन रात काम करने का ठान लिया और जब भी समय मिलता जमीन की खरीद फरोख्त के व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाते। रियल एस्टेट ब्रोकर का हमने काम किया, तो उसमें बिल्डर लाइन से कुछ सीखने का मौका मिला था मुझे, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट और ब्रोकर बिल्डर दोनों को इंटरकनेक्ट रहते हैं। क्या काम कर रहे हैं बिल्डर, वो जाके देखते हैं साइट पर हम लोग, और उसके हिसाब से कस्टमर से पैसा लाते। तो 20-25% नॉलेज तो हमको वहाँ से ही मिल चुका था। उसके बाद कुछ बिल्डर से बहुत अच्छा हमारा पहचान हो गया, और जिसमें मिराड के 1-2 बिल्डर थे ऐसे। फिर उनके ही साथ हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम किया, और वो बिल्डिंग का नाम आशीर्वाद प्रेम के नाम से बिल्डिंग कंप्लीट किया हम लोगों ने। समथिंग 47 फ्लैट और 10 शॉप था उसमें। तब तक पूरा हम सीखा। मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ। मॉर्निंग उस टाइम में तो 8 बजे सुबह से जाते थे साइट पर, और 9-10 बजे रात तक काम करते थे। सब कुछ पूछते थे मुझे, और यहाँ पर रेती कहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ बालू कहते थे। तो मुझे इवेंट नाम नहीं पता था। इनके साथ रहते थे, लेबर के साथ में या बिल्डर के साथ में, तो उनसे मुझे सब सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि मुझे खुद से करना चाहिए। जो भी पैसा मेरे पास में था, कुछ बिल्डर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमारे ऑनेस्टी और हमारे मेहनत के हिसाब से, और उसमें हमने शुरुआत की। रियल एस्टेट के बाजार में काम करते हुए उनको कुछ समय बाद ऐसा लगा कि क्यों न अपना खुद का कुछ काम शुरू किया जाए। इसी चाहत के साथ वो भवन निर्माण के व्यवसाय में आ गए। शुरुआत में उनके दोस्तों और स्थानीय बिल्डरों ने आर्थिक और मानसिक रूप से काफी सहयोग किया। सबका साथ पाकर एक होटल में एक मामूली वेटर का काम करने वाले शख्स का नाम आज मुंबई के नामचीन बिल्डरों में गिना जा रहा है। 25 लाख रुपए से हमने शुरुआत किए थे, जिसमें 10 लाख रुपए हमारे फादर ने दिया था, और कुछ मीरा रोड से कर्ज के तौर पे कुछ फ्रेंड सर्कल से लोन लिया था। वहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो बचपन से मेरी फैमिली जानती थी, इवन माँ बाप भाई बहन लोग, कि काफ़ी हार्ड वर्कर थे और डेडिकेशन रहता था कि काम करना मुझे। तो फैमिली पॉजिटिव थी, और हमारी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है। स्टिल वो ज़ीरो मेंटेनेंस की है, कभी सवाल नहीं कि कभी इतना लेट की बात है और क्यों जाती इतना जल्दी। उनको मालूम हम काम करते हैं। आसमान की बुलंदी को छूते हुए भी मोहम्मद एहसान अपने बीते हुए कल को भूले नहीं हैं। वो बताते हैं कि एक वक्त उनको 2 जून की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। आज उन्हें देखते हुए कोई भी नहीं बोल सकता कि कुछ सालों पहले उनकी ये हालत रही होगी। एहसान अपनी इस सफलता के पीछे कड़े परिश्रम और लोगों के सहयोग को मुख्य वजह मानते हैं। एक आदमी गरीब होता, उससे पूछो कैसे ज़िंदगी को सर्वाइव करता हुआ आदमी। और मैंने मुंबई में देखा, हमारे पास खाने के लिए बर्तन भी नहीं था। एक छोटे से क्वार्टर प्लेट में हम लोग खाना खाते थे। हमारे पास पानी स्टॉक करने के लिए बर्तन नहीं था, सिंक में पानी भरते थे। जो बहुत कम लोग इस गरीबी को देखा होगा। तो मुझे एक चीज़ है कि उस पर हम जाना नहीं चाहते। 10 साल और ऐसा लगता है कि जितना मेहनत करेंगे आगे निकलेंगे। हम आज उनको हर तरह का लिवाइश लाइफ दे दिया है मेरे काम से,
लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। शायद इसलिए ये कड़वा सच है जो पीते हैं रोज़। हमारे स्टाफ से ज़्यादा हमारे फैमिली मेम्बर हैं। हम उनके साथ में ऑलवेज़ पार्टी रखते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, फ्रेंडली रहते हैं हमारे माहौल। तो वो जितना हम काम करते हैं मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और वो भी काम करने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्टाफ को कह दिया कि रात 10 बजे तक काम करना विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट, वो काम करते हैं। हमें पता ही नहीं था ब्रांड क्या होता है। हम तो फुटपाथ से कपड़ा खरीदते थे और सिलाते थे। ऐसा भी वक्त आया हमारे पास कि हम लोग सेकेंड हैंड कपड़ा खरीद के पहना है। इवन बॉम्बे आने के बाद भी चर्च गेट से बॉम्बे से कुछ जगह पर हमने ऐसा कपड़ा खरीद के पहना। वो हमारी पास्ट है। एक दिल में लगन थी कि मुझे करना होगा और सबने सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसमें वाइफ का रहा मेरी। फिलहाल अब तक उन्होंने 200 से ज्यादा परिवारों को उनका आशियाना बनाकर दिया है और अभी उनके कुल 400 फ्लैट वाले 1-2 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। उनके द्वारा बनाए गए भवनों में वो इन बातों का खास ध्यान रखते हैं कि उसमें रहने वाले लोगों को रखरखाव का अतिरिक्त बोझ न पड़े। इन संकुलों में वे कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे वहां रहने वाले उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। उसके स्ट्रेंथ पर वर्क करते हैं। हमारे बिल्डिंग का कंसेप्ट होता है कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए। आज अर्थक्वेक आता है या बिल्डिंग की एक लाइफ होती है, यहाँ पर 20 साल पुरानी बिल्डिंग भी झजर हो जाती है। हमारी बिल्डिंग कम से कम 70 से 75 साल तक की हम गारंटी देते हैं। तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल वो M30 एक RMC प्लांट का एक सिस्टम होता है उनका, जो रेडी मिक्स माल आते हैं, वो M30 हम यूज़ करते हैं। बिल्डिंग M20 से बन जाता है। मुझे लगता है कि नहीं, M30 यूज़ करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो सारे बिल्डिंग हम M30 से बनाते हैं। उनकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी एहसान को भगवान मानते हैं। ममता मिश्रा, जो उनकी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती हैं, एहसान उन्हें बेटी की तरह मानते हैं। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि वो दफ्तर में काम करती हैं। यहाँ पे जैसे सब अकाउंट्स जितने रहते हैं बाहर के, सब मैं ही मैनेज करती हूँ, मैं ही देखती हूँ, पेमेंट वगैरह सब देना, ये सब बनाना, और सब ऑफिस से मतलब किसको क्या काम बताना वो मैं करती हूँ। आज तक मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छे और सर भी अच्छे हैं मैन करके, और यहाँ पे एक फैमिली जैसे रहते सब। अजहर बेग, जो कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर आसीन हैं, उनका मानना है कि एहसान अपने बीते हुए कल को कभी नहीं भूलते, इसलिए वो अपने कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी घर के सदस्य जैसा मानते हैं और उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। मेरा बिल्डिंग का सुपरवाइज़र का काम है। बिल्डिंग में क्या माल आ रहा है, कौन सा सलिया आ रहा है, रेती आ रही है, सीमेंट आ रहा है, जो भी आ रहा है वो मेरे को देखने का है। और ऑफिस का भी काम है मेरा, और मेरे को यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसा कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो मेरी हेल्प कर देते हैं, या मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटीज़। कुछ कर्मचारियों को तो उन्होंने फ्लैट तक दे रखा है। एहसान का मानना है कि वो आज जो भी हैं, इन कर्मचारियों और मजदूरों की मेहनत और आशीर्वाद से ही है। जब भी उनका प्रोजेक्ट खत्म होता है तो वो अपने मजदूरों को 2 या 3 सितारा होटल में ले जाकर पार्टी देते हैं। मैंने अभी तक अपने 3-4 एम्प्लॉय को फ्लैट दिया होगा, जो 25-30 लाख रुपए का चीज़ है। मैं अपने एम्प्लॉय का मेडिकल का सारा खर्चा उठाते हैं, और उनके शादी का, एम्प्लॉय की शादी अगर हो रही है उसकी शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं। मुझे इंसानियत में ज़्यादा भरोसा है। पैसा तो कोई भी ले गया, मैं 4 फ्लैट मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे स्टाफ के पास फ्लैट जाता है, उनके दिल से दुआ निकलती है। वो फ्लैट लेके रोते हैं। एक ऐसा ब्लेसिंग मिलता है, शायद उस ब्लेसिंग की वजह से हम यहाँ तक हैं। लास्ट टाइम हमने एक होटल में पार्टी रखा था, यहाँ पे 3 स्टार होटल है। वहाँ पे हमारे सारे लेबर्स आ चुके थे, लगभग 250 लेबर्स सब जमा थे, हर टीम। लंच के बाद में लोगों को कहा गया कि तुम लोग स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करो। उनके ड्रेसअप इतने आज के सेंस के हिसाब से, फटा वो पैंट था उनका, लुंगी पहनते हैं, फटा लुंगी। मैं सबको कहा सब स्विमिंग पूल में जाके नहाओ। एक साथ में 50 से 60 लेबर स्विमिंग पूल में चले गए। ऐसा फील हुआ कि स्विमिंग पूल का पानी बाहर आ रहा है।
लेकिन भले उनको कल्चर नहीं है, उस ढंग से नहीं करते, हमें जो देख के फील होता है उनको ये स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और ये कितना खुशी मना रही है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलता है। अपने व्यवसाय को वो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ाने के इच्छुक हैं। उनका सपना एक विश्वविद्यालय बनाने का है जिसमें वो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करवा सकें। तो कभी खुद सर पे छत के लिए दर दर भटकने वाले एहसान ने अपने जैसे दूसरों के लिए एक नई आशा की पौध लगा दी है, जिसकी हरी भरी छाया में आज कई परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि एहसान इसे जिंदगी की राह में एक छोटा सा पड़ाव मानते हैं, पर अभी तो उन्हें जाना है दूर, बहुत दूर। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार तीसरे सेगमेंट संचय में आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड में लगने वाले शुल्क के बारे में। आप देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड्स में कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शुल्क होते हैं। कौन से शुल्क या खर्च होते हैं, आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। म्यूचुअल फंड्स में निवेश की जल्दबाजी में लगे निवेशक जरा पहले आप ये देख लें कि उस फंड में क्या क्या शुल्क लागू हैं। मसलन अगर आप डीमैट अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में निवेश कर रहे हैं, तो उसमें आपको डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाती है। इसी तरह अगर आप कोई सलाहकार या बैंक की वेबसाइट के जरिए अगर निवेश कर रहे हैं, तो कई बार सलाहकार के शुल्क, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुल्क आपको देने पड़ सकते हैं। या फिर क्या क्या होंगे आपके इनडायरेक्ट चार्जेस। इसके अलावा आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी देने पड़ते हैं, मसलन एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में म्यूचुअल फंड कंपनियों के मैनेजमेंट फी, बैक ऑफिस फी, मार्केटिंग और लीगल चार्जेस भी लागू होते हैं। कि जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, उनको 2.5% का जो एसेट साइज़ होता है उसका 2.5% उनको अलाउ किया गया है। तो अगर आप 100 रुपया अगर आप निवेश करते हैं और उसमें से मतलब अगर एक साल के बाद में उसमें 10% या 15% ग्रोथ होता है, तो वो ग्रोथ के बाद की वैल्यू, जैसे मतलब 110 रुपीज़ अगर हम ले लें पोस्ट ग्रोथ की वैल्यू, तो उसमें से 2.5% डिडक्ट करके जो बचेगा वो NAV में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि डेट फंड हैं तो उसमें 2.5 की जगह 2.25% परमिसेबल रेशियो दिया गया है। जो एक्टिव जो इंडेक्स फंड्स हैं उसमें 1.5% की लिमिट अप्रूव की गई हैं। जो फंड ऑफ फंड कहते हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड जो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको 0.75% मतलब 75 बेसिस पॉइंट की जो लिमिट तय की गई है। सेबी ने ये भी अलाउ किया है कि जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी जो एसेट्स होती हैं वो जो टॉप 15 कंपनीज़ के अलावा, जिसको B15 कहते हैं, बियॉन्ड टॉप 15 सिटीज़ कहते हैं, अगर वो सिटीज़ में उनकी जो म्यूचुअल फंड एसेट्स डिप्लॉय हो रही है, वहाँ के जो निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको 30 बेसिस पॉइंट मतलब 0.3% ज़्यादा अलाउ किया गया है। तो 2.8% तक भी वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक फंड के कुल प्रदर्शन पर एक्सपेंस रेशियो का अहम प्रभाव पड़ सकता है, तो इसके लिए एक्सपेंस रेशियो ट्रैक करना जरूरी माना जाता है। अगर आपने फंड्स और फंड मैनेजर्स अच्छे से चुने हैं तो रिटर्न्स में इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान्स की तुलना में कम होते हैं।
आप जब निवेश कर रहे हो तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को अप्रोच करके वहाँ पे निवेश कर रहे हो। वहाँ पे बीच में कोई एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर के न होने से वजह से म्यूचुअल फंड कंपनीज़ आपको जो बेहतर एनएवी देती है उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये चाहते हैं कि एक्सपेंस रेशियो की इम्पैक्ट कम हो और अगर आप अपने आप से म्यूचुअल फंड निवेश को मैनेज अगर कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान के ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने एक्सपेंस रेशियो साल में 2 बार घोषित करते हैं। आपको एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड कंपनियों के फैक्ट शीट्स वेबसाइट्स में मिल सकते हैं। जानकार मानते हैं कि निवेश से पहले आप सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही ना देखें बल्कि पूरी कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड, साल दर साल का प्रदर्शन, सभी कुछ जांच परख लें। तभी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश का पूरा लाभ उठा पाएंगे। शेयर बाजार में आज तेजी, कल मंदी, इस प्रकार की कई बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टॉक या इक्विटी मार्केट क्या है, इसका आकार कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन सहभागी हैं? सुनिए शेयर बाजार के विशेषज्ञ की वाणी। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनीज के ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होते हैं, जिसके हम इक्विटी कहा जाता है, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली सारी कंपनियां जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो लिस्टेड होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो ट्रेड कर सकती हैं। किन के थ्रू? वो है ब्रोकर्स के थ्रू। ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को अपॉइंट करता है, जिसे हम कहते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। वो स्टॉक ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स को केटर करते हैं। इन्वेस्टर्स को अगर किसी कंपनी में, जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर किसी कंपनी में ट्रेड करना है तो वो ब्रोकर को कांटेक्ट करता है और ब्रोकर से बाय और सेल की डील करता है। जहां ब्रोकर वही कंपनी एक्सचेंज से बाय करता है, इन्वेस्टर्स को देता है। इस पूरे फॉर्मेट को हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इन इक्विटीज इज कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पे इन्वेस्टर है जो ब्रोकर को कांटेक्ट करता है, ब्रोकर फिर एक्सचेंज से कांटेक्ट करता है, उनसे शेयर्स परचेज करता है और इन्वेस्टर्स के लिए भी शेयर्स बेचता है, वो भी एक्सचेंज के थ्रू। तो दिस एंटायर पार्टिसिपेंट्स इज बेसिकली स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर इन्वेस्टर, ब्रोकर और एक्सचेंज, ये तीनों को मिला के एक पार्टिसिपेंट, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जा सकता है। हमारे देश में सूचना के अधिकार को लेकर एक लंबे समय से बहस छिड़ी रही है। इस पर विराम लगाते हुए भारत सरकार ने सूचना का यह अधिकार आम लोगों को सौंप दिया है। क्या है ये राइट टू इंफॉर्मेशन, बता रहे हैं हमारे नन्हे कलाकार अपने इस प्ले के जरिए। आपको क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों हो? अब क्या बताऊँ रमा, पिछले कई दिनों से मैं लेखपाल के यहाँ अपने खेतों की जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूँ, पर वो दे ही नहीं रहा है। हाँ, तो आप सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करके वो सब जानकारी पा सकते हैं। यह आपका अधिकार है। अब ये क्या है सूचना का अधिकार? पिछले बहुत से सालों से लोगों के बीच में सूचना पाने को लेकर बहस चली आ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन नाम का कानून बनाया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब ये कौन सी बला है? इस कानून के जरिए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को एक विशेष सुविधा दे रखी है। सरकार का मानना है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए कामकाज में पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। रमा, अब प्रवचन बंद करके इसके फायदे बताओ। तुम्हें तो हर बात प्रवचन ही लगती है। और रही बात सूचना के अधिकार की, तो इसके तहत लोगों को अधिकार दिया गया है कि वे पब्लिक बॉडी से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। बस कि और भी कुछ? तुम्हें तो हमेशा बहुत ही जल्दी लगी रहती है। इसमें बहुत कुछ है, शांति से सुनो। आरटीआई कानून आपको अधिकार देता है कि आप सरकार के किसी भी काम का लेखा जोखा मांग सकते हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं और सरकारी दफ्तर आपको यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि वो हमारे भाई है, जो मांगेंगे वो दे देंगे। विवेक, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। और अगर कोई भी सरकारी दफ्तर सूचना देने में आनाकानी करते हैं तो इसकी शिकायत हम सूचना आयुक्त से लेकर मुख्य सूचना आयुक्त तक कर सकते हैं और अगर वे दोषी पाए गए तो उन पे जुर्माना तक लग सकता है। अच्छा, मान गए कि आप बहुत बड़ी ज्ञानी हैं। अब ये बता दीजिए कि इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं?
इस कानून के हिसाब से सभी सरकारी दफ्तरों में सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना जरूरी है। बस हमको वहां जाकर एक आवेदन पत्र के साथ कुछ शुल्क अदा कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ सब बता दिया, कल ही जाके आवेदन कर देता हूँ। चलो ये सब छोड़ो, अब ये बताओ खाने में क्या बना है? बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी ला। आपके चहेते कार्यक्रम में वक्त है अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे दर्शकों के पूछे गए सवालों और उनके जवाब के साथ। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। आज के हमारे सवाल आपके सेगमेंट में हमारी संवाददाता कविता शुक्ला आपको लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। सर, पैसा वसूल में आपका स्वागत है। लेते हैं आज का पहला सवाल। त्रिपुरा अगरतला से अभिजीत देवनाथ पहली बार निवेशक बनना चाहते हैं। शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी जानकारी, मसलन BSE, सेंसेक्स जैसे नामों से वाकिफ़ नहीं है। ऐसे में अभिजीत देवनाथ शुरुआत कैसे और कहां से करें? अभिजीत जी से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको शेयर बाज़ार में निवेश करना है तो सबसे पहले कोई भी आपके नज़दीक एरिया में कोई भी शेयर ब्रोकर है तो उनका संपर्क कीजिए। आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके ज़रिए आप शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। ये हो गया अभिजीत जी। आपको शेयर बाज़ार की जो जानकारी चाहिए थी कि कैसे निवेश करना है वो हमने बताया, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क कीजिए, जो आपको बताएगा कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके क्या गोल्स है, तो वो हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेहतर है या शेयर बाज़ार में निवेश करना बेहतर है। पटना से 28 वर्षीय अविवाहित जितेंद्र कुमार महीने में 5,000 रुपये कमा लेते हैं, जिनमें से 4,000 रुपये घर खर्च में जाते हैं। वो बचे हुए पैसे कहाँ निवेश करें जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके? जितेंद्र जी से हम यही कहना चाहेंगे कि ये अविवाहित है एक तो इसके लिए ये जो 1,000 रुपये उनकी जो बचत होती है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बाय वे ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के ज़रिए वो निवेश करें, ताकि उनका एक अच्छा कॉर्पस बनेगा 10-15 साल के बाद। इस हफ्ते का आखिरी सवाल मोहित चिश्ती का, जो जानना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में निवेश कर बेहतर रिटर्न्स पाने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका क्या है? मोहित जी से हम यही सजेस्ट करेंगे कि पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपका पैसा एकदम सुरक्षित है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। बट यदि आपको उससे अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कीजिए, जो आपको सजेस्ट करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है बाय वे ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कौन सा फंड्स है, क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, वो आप कोई एडवाइज़र से संपर्क करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आमतौर पर लोगों को ये शिकायत होती है कि वे इतनी महंगी दवाइयाँ कैसे खरीदें। जानकारी के अभाव में उन्हें मालूम नहीं होता कि बाजार में ये दवाइयाँ किफ़ायती दरों पर भी उपलब्ध है। आम भाषा में जेनरिक मेडिसिन के रूप में चर्चित ये कैसी दवाइयाँ हैं और इनके क्या क्या लाभ हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आमतौर पर दवा का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। एक तो महंगाई की कमर तोड़ मार और ऊपर से महंगी दवाई, जो किसी भी आम इंसान का बजट बिगाड़ने के लिए काफी है। आज भारत में लगभग 70% मौत सही वक्त पर दवा न करा पाने या फिर पैसे की कमी से होती है।
पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो दवा हम महंगे दामों पर खरीदते हैं उसके निर्माण की लागत से कहीं ज्यादा होता है। जो कंपनियां इन दवाओं का उत्पादन करती हैं वो इसमें ब्रांडिंग के खर्चे के साथ ही बाकी सब खर्च जोड़कर आपसे वसूल करती हैं। इन सब का सबसे अच्छा विकल्प है जेनेरिक दवाइयाँ। आखिर क्या है जेनेरिक मेडिसिन, पहले जरा ये जान लें। जेनेरिक दवा मतलब जो ब्रांडेड दवा जो है उसमें जो कंटेंट्स है वो नाम से जो दवा है उसको जेनेरिक दवा बोलते हैं। जब भी एक आध कंपनी जब भी दवाई का ये करती है निर्माण, तो उसके लिए बहुत बड़ी लागत लगती है R&D में। बाद में उसका सेल्स प्रमोशन है तो उसके लिए उसका बहुत खर्चा होता है और वो करोड़ों डॉलर में रहता है। तो वो सब खर्चा निकाल के फिर वो कंपनी को कुछ ये होना चाहिए करके वो कंपनी पेटेंट लेती है और वो करीब करीब 20 साल तक रहता है। और 20 साल के बाद में वो मॉलिक्यूल मतलब वो जो दवा है वो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है उसका। तो उसके बाद में दूसरी कंपनियां भी वो बना सकती है। तो दूसरी कंपनियां जब भी वो बनाती है तो उनको रेडीमेड सब फॉर्मूला मिलता है, उनको कोई लागत नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए वो सस्ती हो जाती है। जेनेरिक मेडिसिन को एक तरह से गरीबों का अमृत कहा जा सकता है। इसके दाम ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले आधे से भी कम होते हैं, क्योंकि इन दवाइयों का ना तो कोई विज्ञापन आता है ना ही कोई इवेंट जिससे ये दवाएं तकरीबन अपने लागत मूल्य के करीब बेची जाती हैं। जेनेरिक दवाओं से हमें और भी बहुत से लाभ मिलते हैं। जैसे ब्रांडेड दवाई रहती है मतलब स्ट्रेंथ वाइज बोलिए, उसके बाद में मतलब उसका जो क्वालिटी वाइज ये सब सेम ब्रांडेड के जैसा ही रहता है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, सिर्फ उसके ऊपर का जो ब्रांड नेम है वो हटाया जाता है। बाकी सब यही रहता है और प्राइस बहुत ही उसकी लो हो जाती है। और इसके लिए समझो आपको जब भी एक डायबिटीज़ का पेशेंट है घर में एक, तो उसको करीब करीब 1000 से 1200 रुपये तक का उसको खर्चा आता है। और वही अगर वो जेनेरिक दवा उसकी अगर मिलती है सभी, तो वो 300 या 400 रुपये में हो जाती है 1 महीने की दवा। इतना फ़र्क पड़ता है। भारत के अनेक राज्यों में जेनेरिक दवाओं को आम आदमी की पहुंच तक लाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं। जेनेरिक दवाएं न सिर्फ लोगों के बजट के माकूल हैं, बल्कि ब्रांडेड दवाओं जैसी ही असर भी करती हैं। अक्सर सुनने में आता है कि दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को सही खान पान और सही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो कि किसी भी आम कर्मचारी को मिला करती हैं। आखिर क्या हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी अपनी इस रिपोर्ट में। आज भारत में काम करने वाले कामगारों में 70% लोग असंगठित रूप से काम करने वाले नौकर से लेकर ठेकेदारों के यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं। इस तरह देखा जाए तो भारत में असंगठित मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है, पर असंगठित होना उनके लिए एक अभिशाप बन गया है। एक आम कामगार की तरह उनको सुविधाएं नहीं मिलती। आखिर ऐसे क्षेत्र में काम करने वालों के कानूनी अधिकार क्या हैं? आइए ये जान लें। जो भी वर्कफोर्स है जो हम एम्प्लॉय मानते हैं उसके 90% हैं। इसमें से आपके अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री में आ गए, कपड़ा इंडस्ट्री हो गया, आपका बीड़ी इंडस्ट्री हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। और इसमें से बहुत कम जो हैं वो जो है रेगुलराइज्ड हैं। ओवरऑल जो असंगठित मजदूर हैं उनका जो एक एक्ट जो जिस एक्ट में आते हैं वो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। इसके अलावा हर स्टेट के अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन के एक्ट्स हैं, उसके रूल्स हैं। इसका मतलब कोई भी वो लोग डिस्करेज करते हैं कि कोई भी हम जो है जिससे शोषण न कर सके। सर्टन गाइडलाइंस हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो वर्कर्स लेके आते हैं उनको मिनिमम वेजेस देना चाहिए, उनके लिए क्या फैसिलिटी देनी चाहिए, तो ज़्यादातर ये लोग उससे ही गवर्न होते हैं। असंगठित तौर पर काम करने वाले लोगों को भी आम कर्मचारियों की ही तरह सभी अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में असंगठित रूप से कामगार को सही वेतन भुगतान नहीं किया जाता हो तो ये कानूनन अपराध है, और यदि उनको सही सुविधा नहीं मुहैया हो पा रही तो वो कानून का सहारा ले सकते हैं। ऐसी किसी भी परेशानी में ये मजदूर कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं, जानिए कानूनी सलाहकार से। कभी भी अगर वो मजदूर जो है रोज़ जाके उनका एक पुस्तिका बनती है, रोज़ उसमें अपनी हाजिरी लगाते हैं, उनके लिए राइट्स हैं, वो लेबर कोर्ट जा सकते हैं। अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है या उनका कुछ पेमेंट नहीं दिया जा सकता है या उनका अगर शोषण हो रहा है, वो एक एप्लीकेशन
इंडस्ट्रियल कोर्ट में डाल सकते हैं कि हम इनके यहाँ काम करते थे 10-20 दिन से, या जो भी हम काम करते थे, उनके पास एक अटेंडेंस रजिस्टर जैसा होता है, छोटी सी जो है पेपर होता है, वो उनका प्रूफ होता है कि वो वहाँ पे वो काम करते हैं। उसके बेस पे कोर्ट कंसीडर करती है और उनको रिलीफ ग्रांट होता है। उनका जो भी पेमेंट्स नहीं मिले हैं या अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उनको उसकी जगह कंपनसेशन भी मिलता है। कंपनसेशन देने के लिए उनकी वर्किंग कैपेसिटी या जो उनकी क्षमता होती है काम करने की, या जो उनकी फ्यूचर में अर्न करने की क्षमता होती है, उसके बेस पे उनको डैमेजेज और कंपनसेशन लेबर कोर्ट से मिलता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर काम करें और कानूनी अधिकारों की जानकारी रखें तो किसी में हिम्मत नहीं है जो उन्हें उनके हक से महरूम रख सके। इन सब बातों का पालन कर न सिर्फ ऐसे मजदूर अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि भविष्य में भी आने वाली मुश्किलों से बच पाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Ra Media.